हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडियन पॉलिटी घटना चक्र सीरीज जो 2022-23 की चलाई जा रही है। तो उसमें आज हमारा टॉपिक होगा राजनीतिक दल, और आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल दोस्तों। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसके नोट्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके जो एमसीक्यूज़ होंगे उसे भी कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर ही दृष्टि आईएएस यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ ध्येय आईएएस की भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इन दोनों ही टेस्ट को आप करिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। और साथ ही साथ ग्लैंस एकेडमी के चैनल पर ही घटना चक्र की कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट, बहुत अच्छी अच्छी तरीके से आपको डिटेल बताया जा रहा है ताकि जो आगे के प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपके यहाँ से सॉल्व हो सकें। तो प्लीज़ आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट्स डेली सुबह 7 बजे, 9 बजे, 3 बजे, शाम को 5 बजे लगातार आप लोगों के लिए हम लोग क्लासेस बना रहे हैं। और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, और आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो नोट्स को हम लोग पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा कि दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग होती है और दलीय व्यवस्था द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन भी होता है, पार्टी सिस्टम के द्वारा ही। वहीं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान किया जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो और एआईडीएमके हो या तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, तो इनके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो आर्टिकल नंबर किस में होते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। क्योंकि एक जो है कि 1950 का है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 1951 में रजिस्टर्ड होती हैं ये पार्टियाँ। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये अधिनियम जरूर संसद ने बनाए हैं, लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और वहीं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा राजनीतिक दलों को पहली बार 1985 में संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि 1985 में जब 52वां संविधान संशोधन लाया गया दल बदल निरोध से संबंधित, कि दल बदल कानून जो थे, वहीं 1985 में पहली बार इन्हें संवैधानिक मान्यता भी मिल गई। क्योंकि अभी तक ये केवल संसदीय रूप से चलते थे, यानी कि सांविधिक रूप से चलते थे, संवैधानिक रूप से नहीं। लेकिन अब संवैधानिक मान्यता भी मिली और यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू हो गया। और साथ ही देखेंगे कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई जो कि 10वीं अनुसूची, क्योंकि मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी, 8, लेकिन जो नवी अनुसूची थी उसको 1951 के संवैधानिक संशोधन, जो कि पहला संवैधानिक संशोधन था, उसके माध्यम से नवी अनुसूची जोड़ी गई और फिर 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सीधे 10वीं अनुसूची को जोड़ा जा सका। और इसमें इसे जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया कि जो लोग अपनी पार्टी बदल देते हैं या अपने जो है कि दल को चेंज कर देते हैं, इस प्रावधान को रोका गया, जिससे क्या हो सके कि सरकार में स्थायित्व बना रहे, समाज में हमारे राजनीतिक दलों की मान्यता बनी रहे, ये सारी चीज़ें थी। वहीं 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में एक और संशोधन किए गए कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय समय पर होते हैं। अब ये जो आपके सामने वर्ड आ रहा है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र, कि सर हम लोगों ने तो लोकतंत्र व्यवस्था देखी है कि लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होता है कि किसी भी देश में जब निर्वाचन किया जाता है तो आम जनता की भागीदारी होती है, चुनाव होता है, यानी कि जनता मतदान करती है सांसदों का, विधायकों के लिए। लेकिन आंतरिक दलीय लोकतंत्र का मतलब, तो आपको मैं बताऊं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जैसे राजनीतिक दल जिन्हें हम कहते हैं कि भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या जितने भी राजनीतिक दल हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनके अंदर भी कुछ पद होते हैं। जैसे किसी को महासचिव बनाना है, किसी को अध्यक्ष बनाना है, किसी को जो है कि सचिव बनाना है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, जिला मंत्री बनाना है। तो इनका भी चुनाव उन सदस्यों के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि नेपोटिज्म दिखाया जाए कि भाई पिताजी जो है कि अध्यक्ष थे तो उनका बेटा अध्यक्ष बन गया या उनका बेटा सचिव बन गया, या किसी के भाई भतीजावाद चल रहा है कि भाई इनका ये परिवार ही पूरा कुनबा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दल के अंदर भी लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। आप अगर दल के व्यक्ति को कोई पद देना चाह रहे हैं तो उसमें सभी की सहमति होनी जरूरी है। तो ये था आंतरिक दलीय लोकतंत्र। और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देने का जो अधिकार है वो निर्वाचन प्रतीक आदेश, जो कि निर्वाचन प्रतीक जो आदेश है 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को ही है।
और वर्तमान में देश में कुल 8 राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन से 8, इनके नाम आप याद कर लीजिए। पहली तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो राहुल गांधी जी की है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती जी की, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी भी इसके आगे लगता है सीपीआई सीपीएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार जी की है महाराष्ट्र में, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में, और नेशनल पीपुल पार्टी जो कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बनी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारी 8 पार्टियां जो है कि राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं। और वहीं आप देखेंगे कि भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि 18 वर्ष की उम्र से ऊपर जो भी व्यक्ति होगा वो मतदान कर सकता है। इससे पहले क्या था कि 21 वर्ष माना गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया कि 21 वर्ष से उम्र को घटा के 18 वर्ष कर दिया गया कि अब 18 वर्ष का व्यक्ति या उससे ऊपर का व्यक्ति मतदान करेगा, वयस्क मताधिकार उसको मिल जाएगा। और आगे देख लेते हैं हम यहीं पे कि राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द है ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल से समझा है। आप लोग उस वीडियो की प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ है। इससे पहले ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा चलाई जा रही थी जो कि जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। वहीं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर जी ने 1936 में की थी और वर्तमान में जो सक्रिय है कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआई हम जानते हैं, इसकी स्थापना 1925 में तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और आम आदमी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी अभी महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। यानी कि इन्होंने कह दिया था कि जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी है, कैसी पार्टी लेस डेमोक्रेसी पर इन्होंने फोकस किया कि कोई राजनीतिक दल होना ही नहीं चाहिए, इन्होंने इस पर फोकस किया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हम देखेंगे पहला एमसीक्यूज, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछा जा रहा है कौन से कथन सही है। पहला दिया हुआ है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही बात है। और ये पंजीकरण कौन करता है? ये करता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो पहला सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, दूसरा भी सही है, यही मैंने अभी बताया आपको। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, यह भी सही है, लेकिन इसमें और भी प्रोविजन है। तो कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो यह भी सही है कि 4 या अधिक राज्यों में अगर उसे मान्यता प्राप्त है तो उसे हम राष्ट्रीय दल का दर्जा देते हैं। वहीं 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल थे और 48 राज्य स्तरीय दल थे। ये बेसिक फैक्ट है। उस समय के प्रश्न जो पूछे गए थे बिहार पीसीएस में तो उससे समझ था, तो ये चौथा भी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही सही हैं, तो कूट नंबर आपका डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए 2001 में पूछा गया था, इसीलिए आपका चौथा स्टेटमेंट भी रखा गया कि 1999 में चुनाव हुए थे, उस समय 6 राष्ट्रीय दल और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो ये उस समय का प्रश्न था। चलिए यहाँ पर आप जरा यहाँ को समझ लीजिए कि किसी भी पार्टी को राज्य या राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी होती है तो 1951 में राजनीतिक दल के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। वहीं राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है और निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है निर्वाचन आयोग। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव किसे कहते हैं, लोकसभा या विधानसभा के में कुल पड़े वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत प्राप्त करे और साथ ही साथ किसी राज्य में या राज्यों से लोकसभा सीट में 4 सीटें प्राप्त करता है तो वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है कि वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर 2% सीटें जीत ले या वह कम से कम 4 राज्यों में से राज्य स्तरीय दल की मान्यता भी प्राप्त कर ले। तो ये सारे कुछ इसके मापदंड हैं और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 8 हमारे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं और 50 से अधिक राज्य स्तरीय दल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन।
भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों मतलब भारत के जो विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है, ये किसके पास अधिकार है? तो ये चुनाव आयोग के पास अधिकार है, यही जो है कि इसको दर्जा देता है। और किसके द्वारा देता है? रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत इसका पंजीकरण और दर्जा देने का अधिकार भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग करता है ये काम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह क्या करेगा? कुल मतदान का 5% प्राप्त करे? नहीं। सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है? यह भी नहीं। 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है? यह भी नहीं। सत्ता प्राप्त करना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करे? यह भी नहीं। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 3 शर्तें में से कोई भी एक पूरी कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल की स्वीकृति मिलती है। जैसे उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत, 5% नहीं 6%, और साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी प्राप्त होनी चाहिए। तो पहली क्राइटेरिया तो ये हो गया, या तो वो कंडीशन इसको फॉलो कर ले। अगर इसको भी प्राप्त नहीं करता है तो हम दूसरे कंडीशन को देखते हैं, उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, 2% सीटें, और ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हैं तो ये प्राप्त कर ले। अगर यह भी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है तो उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के मान्यता प्राप्त हो तो ये पूरा कर ले। और अभी जो आपने देखा है कि नेशनल, जो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, जो कि नॉर्थ ईस्ट की राष्ट्रीय पार्टी है और ये पहली पार्टी है राष्ट्रीय। तो ये क्यों? क्योंकि इसने भी 4 राज्यों में लगभग जो है कि अपना राज्य स्तर का दर्जा रखा था, इसलिए इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु या बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो समझते हैं, आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%, या 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, या 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, या 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%। तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि 4 या अधिक राज्यों में आप 6% प्राप्त करिए, 4% नहीं, 15% नहीं। और ये जो 6% है ये आधे से ज़्यादा राज्य नहीं, केवल 4 या 4 से अधिक राज्यों में। तो इसलिए ई का मतलब हो गया यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने? 4 राज्यों में। और 4 राज्यों में जो राज्य स्तर का दल है अभी उसे मिली है राष्ट्रीय दल की मान्यता, जो नॉर्थ ईस्ट का यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का नेशनल पीपुल्स पार्टी है, उसे यह दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा में अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करे, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करे, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करे। तो ध्यान देना कि जब राष्ट्रीय दल की बात आती है तो उसमें कहा जाता है 6% का क्राइटेरिया, और जब राज्य स्तर के दल की बात आती है तो उसमें क्राइटेरिया में कह दिया जाता है 8%। तो ये सी ऑप्शन से ही हो जाएगा कि राज्य का अगर दल बनना है यानी कि क्षेत्रीय दल बनना है तो आपको कम से कम 8% वोट प्राप्त करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी पार्टी को एक पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। तो बिल्कुल नहीं, ये 6% तो राष्ट्रीय दलों के लिए होता है जो 4 या 4 से अधिक राज्यों में प्राप्त करते हैं, लेकिन राज्य के लिए क्या होता है, आप एक ही राज्य में प्राप्त करो लेकिन कम से कम 8% वोट प्राप्त करो, 8%, न कि 8। तो प्रतिशत में इसका आंकड़ा बढ़ जाता है। और बाकी स्टेटमेंट भी और देख लेते हैं हम लोग, क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाया हो, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाई हो,
वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसका सही जो उत्तर बनेगा वो बनेगा पहला और दूसरा। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव में या तो वो 2 सीटें जीत गई हो तब भी बन सकता है, और दूसरा उधर हमने जो पढ़ा था कि 6%, तो यहाँ पर दिया रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल को अगर दल बनना है, पार्टी बनी, चाहे वो राज्य स्तर की हो चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की हो, मतलब राष्ट्रीय स्तर की, तो यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द है वो प्रभावित है किससे? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के दौरान वहाँ पे राष्ट्रीय शब्द लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया। इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार जी हैं और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में कार्यरत पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? मुस्लिम लीग नहीं, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यह भी नहीं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक यह भी नहीं, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी यह भी नहीं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, क्योंकि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ये सभी की सभी अंग्रेजों का जब शासन चल रहा था, ब्रिटिश भारत चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के संघर्ष मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उस समय ये सारी पार्टियां भारत की तरफ से कार्यरत थीं अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय या राजनीतिक दल की बात करें तो इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे और इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं। कौन है? जेपी नड्डा साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है? तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अभी हम क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ही कहते हैं। ये समाजवादी जो पार्टी है ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव वाली पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां इसमें राष्ट्रीय दल के दर्जे को प्राप्त कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय दल की बात करें तो अकाली दल, और ये अकाली दल कहाँ पे कार्यरत होता है? ये पंजाब में कार्यरत है। कहाँ पर? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो आप देखेंगे कि तेलुगु देशम जो पार्टी है, जिसको हम लोग कहते हैं टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, ये आपके तमिलनाडु में कार्यरत है, मुख्य रूप से कर्नाटक वगैरह में। तो इसको हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नहीं जानते, बल्कि राज्य की पार्टी के रूप में इसको हम जानते हैं। और इसकी स्थापना 1982 में एन.टी. रामाराव ने की थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू साहब हैं। कौन है? एन. चंद्रबाबू नायडू साहब हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा गया। तो आम आदमी पार्टी उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक अधिक। ऑप्शन पढ़ते हैं। राज्य पार्टी है, सही है। राष्ट्रीय पार्टी नहीं। क्षेत्रीय पार्टी बिल्कुल सही है। पंजीकृत पार्टी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल या राष्ट्रीय दल हो या वो क्षेत्रीय दल हो तो पंजीकृत तो होगा ही होगा। निर्वाचन आयोग के आर्टिकल नंबर, मतलब निर्वाचन आयोग का जो है 1951 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसमें निर्वाचन आयोग ने इसको पंजीकृत किया हुआ है। तो इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक बातें यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने 1936 में की थी। 19 प्रश्न है, किन दलों की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया गलत। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन दोनों की ही इन्होंने स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 2 और 3। आप देखेंगे यहाँ पे कि भीमराव अंबेडकर जी ने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय शेतकारी कामगार पक्ष की स्थापना महाराष्ट्र में 1947 में की गई थी और यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी। जबकि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1925 को की गई थी। काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन इसके संस्थापक सदस्य थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। राजनीतिक दल हैं और उनके गठन की बात की जा रही है कि सीपीआई, सीपीआईएम,
और AIDMK और तेलुगु देशम। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसके कूट को मिलान करेंगे यहाँ से, और यहाँ से पूरा क्लियर कट हम लोग बिल्कुल समझेंगे। तो देखिए जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1925 में हुई। CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसकी 1964 में। AIDMK की स्थापना 1972, तेलुगु देशम की पार्टी 1942 में हुई थी। ओके, और एक और बात यहाँ पे जानने वाली है कि एमएन रॉय ने और अवनी मुखर्जी ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जबकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में CPI है, इसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुए साम्यवादी नेताओं के सम्मेलन में हुई थी। तो इसीलिए हम लोग इसी को जो है कि अपनी क्या मानते हैं, राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, जो 1925 में भारत में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों में हुआ, CPI और CPIM, किस वर्ष हुआ? यानी CPI की स्थापना तो हुई थी 1925 में, लेकिन ये 1964 में आके दो भागों में टूट जाती है, तो 1964 में इसका विभाजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का, जो 1996-97 के दौरान सत्ता में था, भाग नहीं लिए थे? यानी भाग नहीं थे, सत्ता में तो थे लेकिन संयुक्त मोर्चा के भाग नहीं थे। तो बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी या असम गण परिषद। तो आप देखेंगे कि असम गण परिषद को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सारे के सारे इसके भाग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 को अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि पूछा जा रहा है राजनीतिक दलों में लोकसभा द्वारा लगातार 3 निर्वाचन में प्राप्त मतों की प्रतिशतता। तो आप देखेंगे 1994 का प्रश्न है, जो तत्कालीन समय का था, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता इस प्रश्न का। और इसी तरीके से 13वीं लोकसभा में किसको कितनी कितनी सीटें मिली थी, यह भी जो है कि बेकार प्रश्न है, वो फैक्ट प्रश्न है दोस्तों, जो उस समय के चुनाव हो रहे थे उस समय के। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा 2024 का जो चुनाव होने वाला है, तो 2019 के डेटा पूछ सकता है। तो करंट आपको पढ़ना है, ना कि पुराने प्रश्नों को पढ़ना है। हाँ, ये प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। वहीं वह बहुत सी चीज़ों की वृहद विस्तार में चर्चा करता है। तो बताइए, दोनों ही सही हैं? बिल्कुल दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे की कोई ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पॉइंट अलग अलग बातें रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में से मतलब किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? अब देखिए ये लिख रहा है केरल, D, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे तो केरल में क्षेत्रीय दल ही तो सत्ता में है, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा गया 1997 का था। तो आज 2023 चल रही है, तो आज तो जो है कि वहाँ पे क्षेत्रीय दल की सरकार है वहाँ पे, तो इसलिए हम इसको ज़रूरत नहीं है इसको हमें जानने की। और भारत में हम अगला प्रश्न देखेंगे 27, भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षा बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ कह रहा है जो प्राप्त मतों की अपेक्षा क्या होता है कि बहुलता, कौन सी सीट पार्टी जो है कि सबसे अधिक सीट निकाल रही है, बस इसके आधार पे उसको सत्ता प्राप्त हो जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि जो हारा हुआ व्यक्ति है वो उससे ज़्यादा मत प्राप्त कर चुकी थी पार्टी के लोग, लेकिन फिर भी सत्ता किसको मिलती है? जो व्यक्ति सबसे अधिक सीटें जीतता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आइए हम इसको देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट होना चाहिए 28 का। तो D हो जाएगा कि पहला तो गलत है और R सही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको, क्योंकि जो पहला गलत बताया जा रहा है और R सही, ऐसा इसलिए लिख रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों का जो रिजर्वेशन करना है उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत बात है, संविधान संशोधन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम संसद या राज्य विधानसभा में उन्हें सीट दे रहे हैं। लेकिन जो R स्टेटमेंट है कि क्या पार्टी अपने कैंडिडेट में से 33% महिलाओं को खड़ा कर सकती है, तो ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, मतलब स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, और अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं इसलिए स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही बात है और इसका ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा और ये इन दोनों की व्याख्या भी करता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी दे रहा है तो ये इसका स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बल्कि ए वाला सही हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए स्थायी दलीय व्यवस्था क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में राजनीतिक दल हैं। अगर केवल दो दल होते ब्रिटेन या अमेरिका की तरह, तो जाहिर सी बात है सरकार एक दल को बाहर करती और दूसरा दल सरकार में होता, तो 5 साल की पूरी स्थायी व्यवस्था होती। लेकिन यहाँ क्या होती है, इतने सारे दल होते हैं कि आपस में गठबंधन करते हैं, सरकार को बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये वाली बातें हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में दलीय व्यवस्था के किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो दलीय व्यवस्था किसका है? राजनीतिक व्यवस्था का अंग है, न कि सामाजिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय का नहीं, राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारत में लिखित संविधान है, बिल्कुल सही। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, यह भी सही है। जितने भी जो रीजनल पार्टी गठित हो रही है वो कहीं ना कहीं पहले अपने राज्य के हितों को ज़्यादा फोकस कर रही हैं, लेकिन क्या ये दोनों ही एक दूसरे के साथ चल रही हैं? नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, सही जरूर हैं लेकिन अलग अलग है, तो ये किसी की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन ये किसी की भी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम लोग। होल्ड कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो देखिए लोकसभा का सदस्य संवैधानिक है, मंत्रिमंडल का सदस्य संवैधानिक, पंचायत के सदस्य संवैधानिक, लेकिन मजदूर संघ के सदस्य जो है कि ये एक प्रेशर ग्रुप हैं, क्योंकि प्रेशर ग्रुप जो है कि सामान्यतः संवैधानिक नहीं होते हैं बल्कि ये राजनीतिक होते हैं, सामाजिक होते हैं। तो इस समाज के द्वारा, मजदूरों के द्वारा जो है कि एक संघ बनाया जाता है जो राजनीतिक पार्टियों पर, सरकार पर अपने दबाव डालते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? राजनीतिक, संवैधानिक भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर दे दिया गया कि दबाव समूह माना जा सकता है किसे? तो मजदूर संघ को माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है किसके द्वारा? ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित होती है, ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, और शासन के बीच शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि दल का जो आंतरिक चुनाव है जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? क्योंकि एक दलीय का मतलब हो गया कांग्रेस ही मुख्य रूप से जो है कि केंद्र में भी थी और राज्यों में भी थी, केंद्र में भी थी ये और राज्यों में भी थी, क्योंकि यही सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय। लेकिन 1969 जब आपका गठबंधन का दौर चला तब क्षेत्रीय पार्टियां जो है कि अलग हुई और क्षेत्रीय पार्टियों में भी बहुत सारी कांग्रेस की अपोजिट जो पार्टियां थी वो बड़ी बड़ी सरकार बन के उभरती हैं। तो शुरू में तो कम से कम 10-15 साल तक एक दलीय प्रभुत्व था। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो यही आपसे पूछा जा रहा है, क्या यह स्टेटमेंट माइनर व्हीलर ने दिया या रजनी कोठारी ने दिया, या आगे हम और भी 2 ऑप्शन होंगे इसको देखते हैं कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया या भीखू पारिक ने दिया। तो ये जो स्टेटमेंट था ये आपके रजनी कोठारी साहब ने दिया था। रजनी कोठारी साहब ने कहा स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय वर्ष जो व्यवस्था थी वो एक दलीय प्रभुत्व वाली थी और इस रूप में, और रजनी कोठारी साहब शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वह कौन सी तिथि थी? 15 अप्रैल 1985, और इसके द्वारा 52वें संविधान संशोधन को जोड़ा गया और साथ ही साथ 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखेंगे, निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून में आच्छादित नहीं है? किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल कर लेना, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल करना, एक साथ लघु दल बदल, या संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना।
तो ये इसमें आपका हो जाएगा बी कि किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल अगर किया जाता है तो इसको हम दल बदल कानून निरोध में नहीं लाते हैं, क्योंकि वर्तमान में मान्यता है कि अगर 2/3 सदस्यों के द्वारा दल का परिवर्तन किया गया, मतलब 3 में से 2 व्यक्ति एक किसी दूसरे दल में चले जाते हैं, तो हम इसे दल बदल कानून नहीं कहेंगे। इसका मतलब हो गया कि भाई उस दल में कहीं ना कहीं फूट है और उस दल में कोई राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो रही है, इसलिए 3 में से 2 सदस्य उस पार्टी को छोड़ के किसी तीसरी पार्टी में चले गए। तो 2/3 सदस्य जो होते हैं या बड़े पैमाने पर जो दल बदल होता है, तो इसे हम लोग दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं रखते हैं। और हमारा ये लास्ट प्रश्न होगा इसका, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार कब मिली? तो 1985 में पहली बार संवैधानिक मान्यता मिली। किसके द्वारा मिली? जब 52वां संविधान संशोधन किया गया जो 1985 में आया, और इस समय से राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिल गई, जो कि इससे पहले किस नाम से जाने जाते थे? इससे पहले ये सांविधिक मान्यता के रूप में जाने जाते थे। सांविधिक क्यों? क्योंकि जो इनका पंजीकरण था वो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जिसको हम आरपीए एक्ट 1951 के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत इनका पंजीकरण होता था। और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, जिसका नाम क्या रखा गया? दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम या दल बदल अधिसूची या अनुसूची। तो इससे संबंधित ये चीज़ें थी। तो पहली बार इनको 1985 में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा संविधान संशोधन, जो हम कल मॉर्निंग की क्लास में 9 बजे जो है कि हम लोग प्रेजेंट होंगे। तो 9 बजे आप लोगों को कल ये संविधान संशोधन की क्लास मिलेगी। दोस्तों आज क्लास थोड़ी लेट हो गई थी, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। वैसे तो रेगुलर 9 बजे क्लास आ जाती है, 9 बजे या 9:15 बजे तक, लेकिन कभी कभी कुछ कारण की वजह से लेट हो जाता है। तो जैसे आज लेट हो गई, आज आप लोगों को ये क्लास 11 बजे मिली है। इसके लिए कोशिश करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यूस रहेंगे अपने टाइम पे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।